बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल में लड़कियों को किस तरह हमला किया जाता है और गुनाह छुपाने के लिए उन्हें कैसी अद्वियात दी जाती हैं, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जेल यही एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर इज्जतदार और शरीफ लोग कानों को हाथ लगाते हैं, लेकिन इस जेल के अंदर कैसे कैसे राज दफन होते हैं ये बात बाहर की दुनिया वालों को हरगिज़ भी मालूम नहीं होती। लेकिन किस्मत और हालात ने मुझे अडयाला जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था और मुझे नहीं मालूम था कि अब कब तक मुझे यहाँ रहना है। जेल में एक दिन भी सदियों के बराबर लगता है और जैसे जैसे यहाँ दिन गुजर रहे थे मेरी जीने की ख्वाहिश दम तोड़ती चली जा रही थी। इन बंद कोठरियों में तो सांस लेना भी दुश्वार था। यहाँ जो जेल के अमले को रिश्वत देने में कामयाब हो जाता उसे हर सहूलत मिल जाती, और मेरे जैसी लड़की जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था हर पल अजाब भुगतने को मजबूर थी। लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। ये तो बहुत आम और मामूली नौयत की बातें थीं। जेल के असल राज और ये स्याह दुनिया तो कुछ और ही है जो शायद आम आदमी की सोच भी ना हो। मुझ पर भी ये राज उस वक्त खुलने शुरू हुए जब मुझे यहाँ आकर महीना गुजर गया और मैं जान गई कि क्यों हमारे मुल्क का इंसाफ का निज़ाम दुनिया में 130वें नंबर पर आता है, क्यों मेरा अमीर और गरीब के लिए यकसा कानून नहीं है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी और मेरे हाथों में हथकड़ियों के वाज़े निशानात मौजूद थे। डॉक्टर मेरे पास ही खड़ी मेरा चेकअप कर रही थी। मेरी आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे और तकलीफ़ की शिद्दत इतनी थी जैसे किसी भी लम्हे रूह परवास कर जाएगी। डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखा और कहने लगी कि खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, अब इसे बचाने के लिए खून का इंतज़ाम करना होगा। पता नहीं उसे कौन सी दवा दी गई है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। नर्स दबी दबी आवाज़ में कहने लगी, बाहर मीडिया के लोग मौजूद थे, अगर कोई भी बात ज़रा सी भी बाहर निकली तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो डॉक्टर गुस्से में कहने लगी, तो मैं मरीज़ की जान खतरे में डाल दूँ ताकि जो कुछ इसके साथ हुआ है वो बाहर मीडिया वालों को पता ना चल जाए और सारे भेद ना खुल जाएं। जुल्म की भी हद होती है, जाओ जाकर खून अरेंज करो। डॉक्टर के हुक्म पर नर्स बाहर निकल गई और डॉक्टर जो कि बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थी उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे तसल्ली देने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बहुत हैरानी से मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ जेल में ये सब किसने किया है, तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं, तुमने कौन सी दवाई इस्तेमाल की है। उसके हाथ की गरमाइश से मुझे अपनेपन का एहसास हुआ और वो रोते हुए मैंने उसे खुद पर बीती जुल्म की वो दास्तान सुनाई जिससे सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। ये आज से 1 साल पहले की बात है। सुबह से ही बारिश हो रही थी और स्याह बादलों ने आसमान पर डेरे डाल रखे थे। यूनिवर्सिटी में ज़रूरी असाइनमेंट जमा करवाना था, इसलिए मैंने छुट्टी नहीं की थी और लाइब्रेरी में बैठी उसी की तैयारी कर रही थी कि जब ही मेरी क्लास की लड़की फातिमा भागते हुए मेरे पास आई और फूले हुए सांस में पूछने लगी, रुकैया तुमने क्या किया है, तुम्हें पता भी है कैंपस में क्या हो रहा है, हर किसी की ज़बान पे तुम्हारा ही नाम है। मैंने कलम बंद करके एक तरफ रखा और पूछा कि मैंने क्या किया है, क्या हो गया है, क्यों इस तरह दौड़ती भागती आ रही हो। फातिमा ने घबराई नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, कैंपस में पुलिस आई है, तुम्हें तलाश कर रही है, लगता है कि तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है, तुमने कोई गुनाह किया है क्या, कैंपस में हर कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है। फातिमा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। कैंपस में पुलिस? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि पुलिस मेरी तलाश में यहाँ तक आती, लेकिन पुलिस के नाम पर मैं हद से ज़्यादा परेशान ज़रूर हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, यहाँ से निकलकर फ़रार हो जाऊँ या पुलिस वालों से मिलकर पता करूँ कि क्या मामला है। मेरा तो आज तक कभी किसी पुलिस वाले से वास्ता नहीं पड़ा था। इससे पहले कि मैं किसी फैसले पे पहुंच पाती पुलिस मुझे ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी तक पहुंच गई। उनके पीछे पीछे यूनिवर्सिटी के बहुत से तलबा तालबात थे। एक अजीब सा हंगामा बरपा था। मुझे देखते ही लेडीज पुलिस ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। मैं ये देखकर चीखने लगी और मैंने पूछा कि मेरा कसूर क्या है, मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाली ने तो मेरी बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए कहने लगी, बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा, ज़्यादा सीधी ना बन। वो मुझे घसीटती हुई यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर ले जाने लगी। सारे स्टूडेंट्स खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हल्की हल्की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। हर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठा रहा था।
किसी को नहीं मालूम था कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सब अपने अपने तौर पर कयास आराइयाँ कर रहे थे। एक लड़की की चुभती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वो अपने साथ खड़ी दूसरी लड़की से कह रही थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस कुरकैया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। देखते ही देखते कैसे इसके हालात बदले हैं। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये कोई गलत धंधा कर रही है। देख लो आज किस तरह पकड़ी गई है। दूसरी लड़की भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अपनी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की नज़रों में अपने लिए ऐसी हकारत देखकर और लहजों का जहर सुनकर मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इस शहर की वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां पढ़ने के ख्वाब मैं देखा करती थी और जहां आने के लिए मैं सारे जहां से टकरा गई थी। आज उस यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग मुझे इंसानियत से आरी दिखाई दे रहे थे। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में ढेर सारे सवालात थे और हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी मुजरिम हूँ। मैंने फातिमा से कह दिया कि वो मेरे अब्बा को फ़ोन कर दे। उन्हें बताया कि पुलिस वाले मुझे किसी गलत फहमी की बुनियाद पर ले गए हैं। मुझे घसीट कर पुलिस वैन में बिठा दिया गया और बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। पिंडी का मौसम अचानक ही बदला था और शदीद बारिश शुरू हो गई थी और एक बारिश मेरी आंखों से हो रही थी क्योंकि मैं मुस्तकिल रो रही थी। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मेरा कसूर क्या है, और ना ही किसी ने मुझे बताने की सहमत की थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब पुलिस वाली मुझे हवालात में डालने लगी तो मैंने बहुत हंगामा खड़ा किया और कहा कि बताओ मेरा जुर्म क्या है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे कानून का अच्छी तरह मालूम है। मुझे मेरा गुनाह बताए बगैर इस तरह जेल में बंद नहीं किया जा सकता। मेरी बात सुनकर पुलिस वाली ज़ोर से हंसी और कहने लगी, पढ़े लिखे लोग ही तो ज़्यादा शातिर मुजरिम होते हैं। वो अपनी तालीम का फ़ायदा उठाकर जाहिलों से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म करते हैं, जैसे पढ़ाई की हार में तुमने किया है। बीबी ज़्यादा मजलूम बनने का नाटक मत करो। ना जाने कितनी जिंदगियों को जहन्नुम में झोंक चुकी हो और खुद ऐसे मजलूम बन रही हो जैसे जन्नत से उतरी हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने जवान लड़कियों के साथ क्या किया है? क्या तुम्हें उन लड़कियों पर जरा भी रहम नहीं आया? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं वो किस बारे में बात कर रही थी। मेरी चीखों पुकार आहो बका सब बेकार गई थी और वो हालावालात में मुझे बंद करके चली गई। 1 घंटे के बाद मेरे अब्बा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें मेरे जुर्म की जो तफसील बताई उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। अब्बा ने अजीब सर्द निगाह में मुझे देखा जैसे वाकई में कोई मुजरिमा हूँ। अब्बा का ऐसा रवैया ठीक ही तो था। पिछले काफ़ी दिनों से अब्बा मुझे उठते बैठते यही तो समझा रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये तो मैं थी जिसे अब्बा की हर बात जहर लगती थी। मैंने तो कसम खाई थी ना कि मैं अपने अब्बा की कभी कोई बात नहीं मानूंगी, तो फिर आज अब्बा मुझ पर कैसे एतबार करते। मैंने फ़ौरन अब्बा से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग झूठ कहते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं क्यों जवान लड़कियों के साथ ऐसा करूँगी? मैं खुद भी एक लड़की हूँ। लेकिन पुलिस वालों ने तो अब्बा के लाए वकील के आगे ऐसे सबूत पेश किए कि मैं खुद भी हैरान रह गई। पुलिस वाले बड़ी बदतमीजी से कह रहे थे कि आप ही बताएं ऐसी मुजरिमा को कैसे छोड़ दिया जाए, इसकी तो जमानत भी नहीं बनती। और अब्बा के वकील ने सर झुका लिया था। देखा जाता तो पुलिस अहलकार सही थे, उनके पास मेरे खिलाफ सारे सबूत थे और गवाह भी, जबकि मेरे पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। मुकदमा इस कदर बड़ा था कि मेरे अब्बा लाख कोशिश के बावजूद भी मेरी जमानत तक ना करवा पाए, या फिर यह हमारी गरीबी थी कि हम इस हक को हासिल करने में नाकाम रहे थे। फिर देखते देखते अदालत में मुकदमा चला और मुझे एक लंबी कैद की सज़ा सुनाकर अडियाला जेल भेज दिया गया। 19 साल की उम्र में मैं जेल की सलाखों के पीछे थी और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे दोस्तियां बनाई थीं। यही दोस्तियां मेरे मुकद्दर की बर्बादी का सबब बनी थीं। काश मैं अपने अब्बा की बात पर पहले ही कान धर लेती तो ऐसा ना होता, लेकिन मुझे तो मेरा बाप मेरा दुश्मन लगता था। मैं अडियाला जेल पहुंची तो 4 कदम के बाद ही मेरा दम घुटने लगा। तवील और अंधेरी राहदारियों से गुजरकर मुझे जहां पहुंचाया गया वो एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें तकरीबन 60 औरतें रहती थीं। मुझे भी उन्हीं के दरमियान रहना था। वो सबसे एक से बढ़कर एक शातिर मुजरिम मालूम होती थी। उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सांस रुकने लगा था। किसी के चेहरे पर जख्म के निशान थे तो किसी की आंखों में नफरत और हकारत।
वो सब की सब मुझे दीदे फाड़ कर देख रही थी और फिर जब पुलिस वाली मुझे उनके दरमियान छोड़कर गई तो वो सारी मेरे पीछे पड़ गई और मुझसे मेरा जुर्म पूछने लगी। मैंने अपनी ज़बान को ताला लगा लिया था क्योंकि जिस जुर्म की सज़ा काटने मुझे यहाँ पहुँचाया गया था वो कोई मामूली जुर्म नहीं था। अगरचे ये जुर्म मैंने नहीं किया था लेकिन फिर भी सबकी नज़रों में तो मैं ही गुनहगार थी। यहाँ तक कि अदालत में भी बेगुनाह साबित नहीं हो सकी थी। मेरे अब्बा का सर शर्म से झुक गया था और इस जेल की चार दीवारी मेरा मुकद्दर में लिख दी गई थी। यहाँ एक एक लम्हा मुझ पर बहुत भारी था। कभी कभी तो मैं पीने के साफ पानी को भी तरस जाती। दिन बहुत ही सुस्त रवि से चल रहे थे और जेल का माहौल बहुत भयानक था। रात होते ही कोई पुलिस वाली कमरे में आती और 2-4 लड़कियों को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती और उनकी चीखों से सारा जेल गूंजने लगता। 2 दिन तक उन लड़कियों का चेहरा दोबारा दिखाई ना देता और वो लड़कियां कहाँ जाती थीं, उनके साथ क्या होता था, कोई नहीं जानता था। और जब वो लड़कियां वापस आती थीं तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी ज़बान ही काट दी हो। वो एक कोने में गुमसुम सहमी बैठी रहती और लाख पूछने पर भी कोई जवाब ना देती। मैं भी धीरे धीरे इस माहौल की आदी होती जा रही थी और मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आता था और मैं जान गई थी कि मेरा बाप शर्मिंदगी से घर में कैद होकर रह गया है। मैंने तो अपने बाप की ज़िंदगी भर की इज्जत को खाक में मिला दिया था। ऐसे ही एक रात जब पुलिस वाली कमरे में आई तो सभी सहम कर अपने आप में सिमट गईं। कोई नहीं जानता था कि अब किसकी बारी होगी, लेकिन वो स्याह रात मेरे मुकद्दर में स्याही लाई थी और उस पुलिस वाली ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया था और दर्द की शिद्दत से मैंने एक जोरदार चीख मारी थी, लेकिन वो मुझे भींचते हुए उस कमरे से बाहर ले गई। पूरा जेल अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं दूर एक पीला बल्ब जल रहा था। रात की इस पहर जेल की दहशत ही कुछ अलग थी और उस पर से जिस तरह वो मुझे खींचते हुए ले जा रही थी मुझे लग रहा था कि आज वो मुझे तख्तादार पर ही चढ़ा देगी। रह रहकर मुझे दूसरी लड़कियों का हाल भी याद आ रहा था जिन्हें देखकर मुझे अक्सर ही उन पर रहम आता था। मैंने चीख कर पूछा, मुझे कहाँ ले जा रही हो? उसने पलट कर मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तेरा बाप तेरा इंतज़ार कर रहा है, तुझे तेरे बाप की खिदमत में ले जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब्बा? मेरे अब्बा इस वक्त मुझसे मिलने के लिए आए थे? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर चलते रहने के बाद हम जेल के पिछले हिस्से में पहुंच गए थे जहां एक दरवाज़ा था। उसने वो बड़ा सा दरवाज़ा खोला और मुझे दूसरी तरफ धकेल दिया और एक पल में ही मुझे एहसास हो गया कि मैं औरतों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। मैं जेल के उस हिस्से को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। ये वो जेल तो नहीं था जिसमें हम औरतें सज़ा काट रही थीं। ये तो कोई और ही जगह थी जो पूरी तरह वीआईपी थी। ठंडे पानी के कूलर से लेकर फ्रिज, एसी जैसी सहूलियात मुझे दिखाई दे रही थी। ठंडे पानी के कूलर से लेकर फ्रिज, एसी जैसी सहूलियात मुझे दिखाई दे रही थी और मैं फटी फटी निगाहों से उस जगह का जायज़ा ले रही थी। एक 50-60 साल का मर्द मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया और मेरे बालों को छूकर कहने लगा, वाह, आज तो नायाब ने बड़ा ही नायाब पीस भेजा है। जेल में तो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा हुस्न मौजूद है। उस मर्द के मुंह से आती शराब की बू को मैं बखूबी महसूस कर सकती थी। उसका लिबास जेल के कैदियों जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अंदाज़ा कर सकती थी कि वो कोई कैदी ही है। मैं डर कर पीछे हटी और कहा कि खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। मैं एक इज्जतदार और शरीफ लड़की हूँ। मेरी इस बात पर वो ऐसे हंसा जैसे उस पर कोई दौरा पड़ गया हो। उसने मेरे बाल पकड़ कर मुझे अपने करीब किया और कहने लगा, बड़ी शरीफ है तू जो जेल में बैठी हुई है। हम भी तो सुने तेरी शराफत के किस्से जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। वैसे मैं भी बड़ा ही शरीफ हूँ, जब तो तेरी तरह जेल में हूँ। मेरे एक इशारे पे पूरा शहर चलता है। उसके अंदाज पर मैं कांप कर रह गई थी क्योंकि अब वो और मैं तन्हा थी और उसके इरादे हरगिज़ भी नेक नहीं थे। वो आहिस्तगी से मेरे कान पर झुका और कहने लगा, बात सुन मेरी, मैं बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आया हूँ। अगर तू मेरे साथ अच्छी तरह से पेश आएगी तो बाहर जाते ही मैं तुझे भी आज़ादी दिलवा दूंगा। तो शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अगर इस जेल की सलाखों के पीछे से निकलना चाहती है तो फिर मेरी हर बात खुशी खुशी मान ले, वरना ज़बरदस्ती करना तो मुझे बहुत अच्छे से आती है। यहाँ मौजूद आसाइशें और उसके लबो लहजे से मैं इतना तो जान ही गई थी कि वो कोई ताकतवर आदमी था जो महज दिखावे की खातिर चंद दिनों के लिए जेल लाया गया था। लेकिन मैं कैसे अपनी इज्जत के आगे उसके हार सकती थी। मैं उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी और कहा,
کہ میں بےگناہ ہوں، مجھے جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میری دوست رامین کا کیا دھرا ہے، مجھے بخش دیں۔ میں اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آنسو سے سکون دے رہے ہوں۔ اس نے ایک شراب کا گلاس بھرا اور زبردستی میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ کڑوا سیال میرے حلق سے نیچے اترتا چلا گیا اور کچھ دیر بعد مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ وہ میرے ساتھ اپنی مرضی، اپنی منمانی کرتا رہا اور میں اس کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ مستقبل کے وہ سارے خواب جو میں بچپن سے دیکھا کرتی تھی وہ سب پلوں میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح تھی۔ صبح کے وقت جب نشہ اترا تو میں اسی کوٹری میں موجود تھی جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ لگ رہی تھی۔ وہ آدمی میرے برابر میں ہی لیٹا تھا اور گہری نیند میں تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی اور آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ مجھ سے میری عزت چھین لی گئی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ جیل تو میرے لیے قبر سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنے باپ کے خلاف جا کر میں نے رامین سے اپنی دوستی کو بڑھایا تھا۔ میں ایک سیدھے سادے گھرانے سے تھی اور میرے ابا مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کو کہتے تھے جو پیسے اور دولت کے زوم میں چور ہوں، مگر مجھے ہمیشہ ایسے ہی لوگ متاثر کرتے تھے جن کے پاس ہر طرح کی آسائشیں موجود ہوں، جنہیں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترسنا نہ پڑتا ہو۔ جب مجھے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ ملا تو تب بھی میرے ابا نے یہی بات سمجھائی کہ اپنی چادر کو کبھی مت چھوڑنا، یہی تمہاری پہچان ہے اور یہی تمہیں ممتاز بنائے گی۔ مگر مجھے ابا کی ان دقیانوسی خیالات سے بڑی نفرت تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ یونیورسٹی میں کوئی بھی لڑکی چادر لے کر نہیں آتی، وہاں تو دوپٹہ بھی شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کی نظروں میں مذاق بن جاؤں۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے مہینہ ہی گزرا اور میں نے ابا کے ہر حکم، ہر ہدایات کو بالائے طاق رکھ دیا اور وہاں موجود امیر لڑکیوں کے رنگ میں رنگ گئی۔ چادر تو کیا، میں تو دوپٹے سے بھی بے نیاز ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی آتے ہی میں اپنی چادر اتارتی اور بیگ میں ڈال دیا کرتی۔ آہستہ آہستہ میری کلاس کی ایک امیر لڑکی رامین نے مجھ سے دوستی کی اور میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اسے پڑھائی سے کوئی شغف نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑتی اور کیفیٹیریا پہنچ جاتی۔ میں جو ہمیشہ پڑھائی میں اول آتی تھی اس کے ساتھ رہتے رہتے میرا دل بھی پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اس کے پیسوں پر عیش کرنے لگی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر میری آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ میں ہر وقت اپنے ماں باپ سے اسی بات پر جھگڑا کرتی کہ انہوں نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ میرے ابا نے میرے بدلتے تیوروں کو محسوس کیا تو کہنے لگے، بیٹا بہتر ہوگا کہ تم اپنے دوستوں کو بدلو اور اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کرو، ورنہ ساری زندگی اسی احساس کمتری میں رہ جاؤ گی۔ اور ابا کی اس بات پر میں نے انہیں بہت کچھ کہہ سنایا تھا۔ آہستہ آہستہ میری دوستی رامین سے اتنی بڑھی کہ میں سارا وقت صرف اسی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کی گاڑی میں گھومنا، بڑے بڑے ہوٹل میں کھانا کھانا، یہی میری زندگی بن گئی۔ اور پھر ایک دن رامین ایک مٹھائی لے کر آئی اور میرے ہاتھ میں ڈبہ پکڑا کر کہنے لگی، یہ تم نے کچھ لڑکیوں کو کھلانی ہے اور کوئی وجہ پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہاری منت ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس چیز کی مٹھائی ہے اور تم خود کیوں نہیں کھلاتی؟ رامین ہنس کر کہنے لگی، یار مجھ پر تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتا، سب کو میں بری لگتی ہوں، لیکن ہر کوئی تمہیں ایک نیک اور شریف لڑکی مانتا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں سے لڑکیاں مٹھائی کھا لیں گی۔ دراصل میں نے منت مانی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے چند لڑکیوں کو روزانہ مٹھائی کھلانا ضروری ہے۔ میں نے گارڈن کے کونے میں بیٹھی کچھ لڑکیوں کو وہ مٹھائی کھلائی اور میرے ہاتھ سے وہ ہر کسی نے خوشی خوشی کھا لی۔ پھر روز ہی ایسا ہونے لگا کہ رامین مٹھائی لاتی اور میں ان لڑکیوں کو منت کا کہہ کر مٹھائی کھلا دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکیاں میری مٹھائی کا انتظار کرنے لگیں اور پھر رامین نے مجھے کہا کہ اب پیسے لے کر ان لڑکیوں کو مٹھائی دیا کرو کیونکہ منت تو پوری ہو گئی ہے۔ لیکن یہ پیچھے ہی پڑ گئی ہیں اور جب میں نے ان لڑکیوں سے مٹھائی کے بدلے پیسے مانگے تو وہ خوشی خوشی پیسے دینے کو راضی ہو گئیں اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ اور پھر ایک دن مجھے یونیورسٹی سے گرفتار کر لیا گیا اور پتہ چلا مجھ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ میں یونیورسٹی کی لڑکیوں کو نشے میں مبتلا کر رہی ہوں اور لڑکیاں نشے کی لت میں پڑ چکی ہیں۔ رامین پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی اور میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ پیسے والی تھی، میں چاہ کر بھی اسے مجرم ثابت نہیں کر پائی تھی اور خود سزا کاٹ رہی تھی۔ لیکن میری اصل سزا اس وقت شروع ہوئی جب میں امیر اور طاقتور آدمی نے مجھے استعمال کیا اور میں کچھ ہی مہینوں بعد حاملہ ہو گئی۔ میرے حمل کو ختم کروانے کے لیے مجھے عجیب و غریب دوائیاں دی جانے لگیں اور پھر جب ان سے میرا حمل ختم نہ ہوا تو ایک روز مجھے جیلر نے زبردستی پکڑ کر بہت سارا پپیتا کھلا دیا
اور اس کے کچھ دیر بعد مجھے اس قدر بلیڈنگ شروع ہوئی کہ میرے لیے کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا اور چند ہی گھنٹوں میں ہسپتال کے بستر پر پہنچ گئی۔ اس طاقتور آدمی نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بتایا تو وہ میرے ماں باپ کو ختم کر دے گا، اور دوسری لڑکیوں کی طرح میری زبان کو بھی تالا لگ گیا۔ لیکن جب اس ڈاکٹر نے محبت سے پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا، اور پھر اس نے کسی کو فون میں لایا اور تھوڑی ہی دیر میں کچھ NGO کی عورتیں وہاں آئیں اور سارا سچ سننے کے بعد میری مدد کی حامی بھری۔ اس ڈاکٹر نے اپنی پوری محنت سے میری جان بچائی تھی اور مجھے یہ کہہ کر واپس جیل بھیجا تھا کہ میں جلد ہی آزاد ہو جاؤں گی۔ اس کی اور عورتوں کی حقوق کی NGO کی کوشش رنگ لے آئی تھی۔ نہ جانے کیسے مجھ بے قصور کو ثابت کروایا گیا۔ البتہ رامین میں کوئی سزا نہ ہو سکی۔ وہ اپنے پیسوں کے بلبوتے پہ بچ گئی تھی۔ جب میں آزاد ہو کر اپنے گھر لوٹی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے ابا میرے جیل جانے کے بعد صدمے سے انتقال کر گئے تھے اور میری ماں گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ میری ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا اور معافی مانگی۔ سب کچھ برباد ہو چکا تھا، اور یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی۔ میرے دامن پر داغ لگ چکا ہے۔ میں جیل کاٹ کر آئی ہوں۔ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور دنیا کی نظروں میں میرا کردار بھی داغدار ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا قانون کہاں ہے؟ کیسے مجھے اتنی بھیانک سزا دی جا سکتی ہے؟ اور جیل کی 4 دیواروں کے اندر جو گندا کھیل رچایا جاتا ہے، کیوں اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ کیا آپ بھی اڈیالہ جیل کی اس حقیقت سے واقف ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔